हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का 7 स्टार पाठशाला पे। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। लास्ट सेशन में हम लोगों ने डीपीएसपी दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को पढ़ के खत्म किया। अब हम लोग शुरू करेंगे पार्ट नंबर 4A दैट इज फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। मौलिक अधिकार मिले हैं तो कुछ कर्तव्य तो भी तो मिलेंगे। अधिकार और कर्तव्य साथ साथ चलते हैं। यदि आपको कुछ अधिकार मिले हैं तो कुछ कर्तव्यों का पालन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज है आपके पास मौलिक कर्तव्य। अभी मौलिक कर्तव्यों की यदि बात करो तो कौन से पार्ट में लिखे गए हैं, मैंने क्या बताया आपको, पार्ट नंबर 4A। अगेन हम क्या क्या बोलते हैं कि हमारा संविधान क्या है, कुछ चैप्टर्स में डिवाइड है, कुछ पार्ट्स में डिवाइड है। तो जो मौलिक कर्तव्य है वो कौन से पार्ट में आते हैं, पार्ट नंबर 4A में आते हैं। पार्ट नंबर 4A के अंदर आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल नंबर 51A। अब आप देख रहे हो यहाँ पे ए ऐड किया गया है, मतलब कि ये अमेंडमेंट से ऐड हुए हैं। इनको पहले से होते तो इनके लिए अलग आर्टिकल होता। अब आर्टिकल नंबर 51 के बाद 51A लगाया है तो इसका मतलब इनको बाद में ऐड किया गया है। ठीक है, इस तरीके से अपन पता लगा सकते हैं। तो ये क्या है, हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल ड्यूटीज की, मौलिक कर्तव्यों की। सबसे पहले बात करो कि जब आपको कुछ अधिकार दिए जाते हैं तो आपको कुछ कर्तव्यों का पालन करना होता है। लेकिन अगेन लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था कि फंडामेंटल ड्यूटीज एनफोर्सेबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल ड्यूटीज लिखी गई हैं, इसका यदि कोई बात आपने फॉलो नहीं की तो आपको जाके क्या है, कोर्ट में क्या करना पड़ेगा, कोर्ट में आपके खिलाफ केस किया जा सकता है कि देखो ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं मान रहा। तो ऐसा नहीं होगा। फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉट एनफोर्सेबल नॉट जस्टिसेबल। जैसे प्रियम्बल और डीपीएसपी जस्टिसेबल नहीं है, एनफोर्सेबल नहीं है, इसी तरीके से फंडामेंटल ड्यूटीज भी जस्टिसेबल नहीं है। फंडामेंटल ड्यूटीज कहां से अडॉप्ट की गई है, फंडामेंटल ड्यूटीज पहली बात तो आपको ये याद रखना है कहां से अडॉप्ट की गई है, यूएसएसआर से। यूएसएसआर जो कि अर्स्टवाइल यूएसएसआर या फिर इस वक्त का जो रशिया है ना उसको पहले यूएसएसआर बोला करते थे, तो यूएसएसआर से अडॉप्ट की गई है। ठीक है, मतलब या फिर आप क्या भी बोल सकते हो, इजी बनाने के लिए इसको रशिया भी लिख सकते हो, रशिया से अडॉप्ट की गई है। इसके बाद यहाँ पे आप है ना पिछला वाला रिवाइज करते जाओ। देखो हमने क्या देखा, फंडामेंटल राइट्स, प्रियम्बल, टीपीएसपीज, और अब क्या पढ़ रहे हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज। ये कहां से लिया गया है बताओ, फंडामेंटल राइट्स लिए गए थे यूएसए से, प्रियम्बल ली गई थी यूएसए से आइडिया। अगेन प्रियम्बल की लैंग्वेज ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी। डीपीएसपीज हमने कहां से देखा, आयरलैंड से लिए गए हैं, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। और फंडामेंटल ड्यूटीज कहां से हो गई, रशिया से हो गई। ठीक है, इस तरीके से पार्ट्स की बात करो, मैं बार बार आपको रिवाइज करवाती हूँ। पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 1 में यूनियन एंड टेरिटरीज हैं, यूनियन एंड, अभी हमने पढ़ा नहीं है ये, ठीक है, यूनियन एंड टेरिटरीज हैं। दूसरे पार्ट में क्या है, सिटीजनशिप। संविधान का चैप्टर नंबर 2 किससे डील करता है, सिटीजनशिप, नागरिकता से। इसके बाद पार्ट नंबर 3 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फंडामेंटल राइट्स। इसके बाद पार्ट नंबर 4 डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी दैट इज राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब हम पढ़ रहे हैं पार्ट 4A जो कि क्या है हमारा, फंडामेंटल ड्यूटी से संबंधित है। ये हम चीजें इतना तो आप दिमाग में बिठा के चलना। अब हमने देखा यूएसएसआर से अडॉप्ट किया गया है, रशिया से अडॉप्ट किया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज का आइडिया। इसके बाद यदि आप बात करो कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ना, मौलिक संविधान में वर्णित नहीं थी। किसमें वर्णित नहीं थी, मौलिक संविधान में वर्णित नहीं। सोचो, पहले हमारे पास केवल और केवल क्या थे, राइट्स थे, कोई कर्तव्य ही नहीं, बस मजे से राइट्स का इस्तेमाल करो और आपको एज अ सिटीजन किसी भी कर्तव्य की पालना नहीं करनी। लेकिन अगेन यदि आप बात करो मौलिक कर्तव्य संविधान में नहीं, फिर हमने क्या किया, बोला कि लोगों को तो कुछ कर्तव्य तो बताने पड़ेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि अधिकार ही अधिकार दे दिए। अधिकार यदि आपको मिल रहे हैं तो कुछ कर्तव्यों की पालना करनी पड़ेगी। इसलिए 42वें 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा संविधान में इसको लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर
स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, इन्होंने बताए, तो इन्होंने बोला कि ठीक है 10 मौलिक कर्तव्य आप गवर्नमेंट ने मान लिया जोड़ देते हैं, कर्तव्य जोड़े गए। अब ये भी याद रखना है कि स्वर्ण सिंह समिति ने केवल कितने बताए थे? स्वर्ण सिंह समिति ने केवल 8 मौलिक कर्तव्य सुझाए थे, जिसमें से भी गवर्नमेंट ने उनके तो कुछ हटा दिए, खुद की मर्जी से कुछ जोड़ दिए, और कुल मिला के क्या किया, 10 मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में जोड़ दिए गए। उसके बाद हमने क्या देखा, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, अब हमारे पास कितने मौलिक कर्तव्य है? टोटल 11 है। ठीक है, तो पहले स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में संविधान में 10 जोड़े गए। अब एक कब जोड़ा गया? और 86वें संविधान संशोधन द्वारा, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, जिससे फंडामेंटल राइट भी चेंज हुए थे। फंडामेंटल राइट भी एक ऐड हुआ था 21A। इसी अमेंडमेंट से डीपीएसपी का आर्टिकल नंबर 45 भी चेंज किया गया था। एज ग्रुप 6 से 14 से 0 से 6 कर दिया था, ये हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। अब फंडामेंटल ड्यूटीज में एक फंडामेंटल ड्यूटी नंबर 11 ऐड की गई है। 86वें संविधान संशोधन 2002 से 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। मतलब अब टोटल मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी हो गई हमारे पास? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी हैं, जिनको कि आपको फॉलो करना होता है। अगेन फंडामेंटल ड्यूटीज क्या नहीं है? एनफोर्सेबल नहीं है। यहाँ पे लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है, नॉन एनफोर्सेबल और क्या है? नॉन जस्टिफिएबल। कोर्ट में लेकर नहीं जा सकते इनको, ये नहीं बोल सकते कि इस फंडामेंटल ड्यूटी का इस व्यक्ति के द्वारा पालना नहीं की जा रही। अब हमें देखना क्या है कि फंडामेंटल ड्यूटीज 11 हैं, कौन कौन सी हैं? 11वीं आप लोगों को पता चल गई कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करवाना उनके गार्जियंस का क्या है? कर्तव्य है। तो ये हमने क्या है, लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, ये आपको समझ में आ गया होगा। एक तो पता चल गई, बाकी की 10 देखते हैं। अब देखो एक एक करके क्या है, इसको मैं लिखवा नहीं रही, लिखवाने की इसको जरूरत नहीं है। फंडामेंटल ड्यूटीज है, 2-4 बार आप इसका क्या पढ़ोगे, टेक्स्ट पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। यहाँ पे सारी चीजें दी गई हैं जो मैंने आपको लिखवा दी, ये आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हो बाद में। ठीक है, आगे बढ़ो। यहाँ से मूल कर्तव्यों की क्या है हमारे पास सूची है, आर्टिकल नंबर 51 क्लॉज ए के अंदर मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। और क्लॉज ए 51 क्लॉज ए के अंदर फिर ये सब क्लॉजेज हैं, ए बी सी डी ई, और हर सब क्लॉज एक मूल कर्तव्य को प्रदर्शित करता है। 51 क्लॉज ए के अंदर मौलिक कर्तव्य, और फिर क्लॉज ए के भी सब क्लॉज, जैसे 51 क्लॉज ए सब क्लॉज ए, ठीक है, 51 क्लॉज ए सब क्लॉज बी, ठीक है, इस तरीके से काम करेंगे। पहला क्या है, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का क्या करें, आदर करें। ठीक है, संविधान का पालन करें और इन आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान, ध्यान देना है राष्ट्रीय ध्वज, नेशनल फ्लैग और राष्ट्रीय गान की बात कर रहे हैं। ठीक है, राष्ट्रीय गीत नहीं है इसके अंदर। तो इस तरीके से एक एक वर्ड से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान देना है। किसका पालन करने की बात की जा रही है, संविधान का। आप लोगों को संविधान में जितनी भी चीजें लिखी गई है उनको फॉलो करना है। हमारे जो राष्ट्रीय और जो संविधान के आदर्श हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं जैसे जुडिशरी हो गया, संसद हो गया, कार्यपालिका हो गई, जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं उन सभी का क्या करना है, सम्मान करना है, उन सभी का पालन करना है, वो जो भी रूल्स बना रहे हैं उनको फॉलो करना है। इसके बाद आदर किसका करना है, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान, इन सभी का आदर करना है। ठीक है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें, उनका पालन करें। हमारे राष्ट्रीय आदर्श क्या थे स्वतंत्रता के आंदोलन के, अहिंसा, सत्याग्रह। ठीक है, गांधी जी के आदर्श क्या थे कि हमको अहिंसा को नहीं अपनाना है, तो इस तरीके के आदर्श जो हैं, सत्य की राह पर चलना है, तो इस तरीके के आदर्शों को हमेशा अपने मन में बनाए रखना है। राष्ट्रभक्ति की भावना को हमेशा अपने मन में ऊपर बनाए रखना है। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रभुता, एकता, अखंडता। ठीक है, एकता और अखंडता वर्ड कहां पे भी इस्तेमाल किया गया है, और प्रभुता वर्ड, ये तीनों वर्ड कहां पे इस्तेमाल किए गए हैं, प्रियम्बल में इस्तेमाल किए गए हैं। ठीक है, प्रभुता, संप्रभुता वही हो गई। ठीक है, और इसके अलावा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने वाला बंधुत्व, तो ये तीनों चीजें प्रियम्बल में भी इस्तेमाल हुई है और फंडामेंटल ड्यूटी में भी ये वर्ड इस्तेमाल हुए हैं, याद रखना है। तो भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें, मतलब उसे एज इट इज बनाए रखें।
इसके बाद देश की रक्षा करे, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। आपको बुलाया जाता है कि चलो क्या है, खतरे की घड़ी आ गई है, युद्ध का आह्वान हो चुका है, हमें लोगों की जरूरत है जो देश की रक्षा करे, तो आपको क्या करना है, देश की रक्षा में अपना योगदान देने के लिए आगे बढ़ना है। भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो। 5 मिनट। जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। तो भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भ्रातृत्व, ये भ्रातृत्व वर्ड भी कहाँ पे, प्रियम्बल में इस्तेमाल किया गया था। सभी लोग मिलजुल के रहें, भाईचारे की भावना के साथ रहें, ये हमको क्या करना है, इंश्योर करना है। धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग के आधार पर सभी लोगों में क्या हो, कोई भी भेदभाव नहीं हो कि धर्म के आधार पर ऊंच नीच हो रही है, भेदभाव माना जा रहा है कि ये धर्म अलग है, वो धर्म अलग है, कम्युनल वायलेंस हो रही है, इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। ऐसी प्रथाओं का हमें त्याग करना है जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ठीक है। इसके बाद हमारी सामाजिक संस्कृति, कंपोजिट कल्चर क्या है कि गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। अपनी संस्कृति की बात की गई है, जो भारत की इतना रिच कल्चर है उसका महत्व आपको समझना है। उसके महत्व के अनुसार ही आपको क्या करना है, हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने वाले काम करना है। जो हमारे ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है, ट्रेडिशनल हमारा क्या है, कल्चर चला आ रहा है, म्यूजिक है या फिर ट्रेडिशनल आपका फूड है, इन सभी को आगे बढ़ाना है। वेस्टर्नाइजेशन को इतना अंधे तरीके से फॉलो नहीं करना कि आप अपना कल्चर ही भूल जाओ। तो इस तरीके का ही इसका कुछ मतलब निकलता है कि हमारी जो सामाजिक संस्कृति है, कंपोजिट कल्चर है, उसकी गौरवशाली परंपरा, हमारा इतना रिच ट्रेडिशन है, उसका महत्व आपको समझना चाहिए और उसका क्या करना है, परिरक्षण करना है। ठीक है। इसके बाद प्राकृतिक पर्यावरण की, जो हमारा नेचुरल एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट से भी संबंधित चीज इसके अंदर दी गई है। एनवायरमेंट जिसके अंदर वन, झील, नदी और वन्यजीव, ठीक है, 4 चीजें आ रही है एनवायरमेंट के अंदर, 4 चीजें शामिल की गई है, वन, वन्यजीव, झील और नदी। वन, वन्यजीव, झील और नदी, 4 ही चीजें हैं, पर्वत नहीं है इसके अंदर। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या क्या शामिल है जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज में लिखे गए हैं। तो ये 4 चीजें हैं, वन, वन्यजीव, झील और नदी। इनका रक्षा करना है, इनका संवर्धन करना है, प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखना है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मतलब कि साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करना है। ऐसा नहीं है कि आप जो प्राचीन प्रथाएं चलती हुई आ रही है, जिनका कोई लॉजिक नहीं है, जिनका कोई सेंस नहीं है, जो कि समाज के कुछ वर्गों के विरुद्ध है, किसी का क्या करता है, शोषण करती है, ऐसी प्रथाओं का क्या करना है, त्याग करना है। आपको साइंटिफिक तरीके से, लॉजिकल तरीके से सोचना है। अपने कल्चर को नहीं छोड़ना, लेकिन कल्चर की उन प्रथाओं को छोड़ना है जो कि कुरीतियां हैं, जिनको समय के अनुसार हमें छोड़ देना चाहिए। तो ऐसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करना है। मानववाद की भावना, ह्यूमनिज्म, मतलब सब क्या है, लोग हैं, व्यक्ति हैं, ह्यूमन है, तो एज ए ह्यूमन ही उसे ट्रीट किया जाए। सब ह्यूमन क्या होते हैं, समान होते हैं, सब लोग समान होते हैं, ऊपर नीचे कोई नहीं होता। तो इस तरीके की भावना अपने दिमाग में रखनी है। ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। हमेशा अपने आप को बेटर बनाते रहना है, खुद के लिए नहीं। आप जब बेटर बनोगे तो आपके आसपास के लोग बेटर बनेंगे, समाज बेटर बनेगा और समाज के साथ साथ हमारा देश भी बेटर बनेगा। तो ठीक है, हमेशा ज्ञानार्जन करते रहना है। इससे रिलेटेड एक और चीज अभी और आगे देखने को मिलेगी, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। हिंसा को फॉलो नहीं करना, सीधी सी बात है, ये तो बहुत अच्छी चीज है ना। जो हमने पहले वाले उसमें भी देखा कि जो हमारे राष्ट्रीय आदर्श हैं, उनको, जो राष्ट्रीय आंदोलन को बनाए रखने वाले जो आदर्श हैं, जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित किया था, अहिंसा हो गया, सत्याग्रह हो गया, उसमें भी हमने ये चीज देखी थी। साथ ही सार्वजनिक संपत्ति, जैसे पब्लिक पार्क्स हो गए, पब्लिक बसेस हो गई, पब्लिक मॉन्यूमेंट्स हो गए, हमारे नेशनल इंपॉर्टेंस के मॉन्यूमेंट्स हैं, लोग जाके वहां पे कचरा कर देते हैं ना, कचरा फेंक दिया, बॉटल फेंक दी पानी की, ऐसा नहीं करना। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना आपकी जिम्मेदारी है, आपका कर्तव्य है। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छू सके। आपको व्यक्तिगत प्लस सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में खुद और जिस ग्रुप से आप जुड़े हुए हैं, जहां पे भी जिस इंस्टीट्यूशन से आप जुड़े हुए हैं, उसको ऊपर उठाने का लगातार काम करना है। एक्सीलेंसी की तरफ बढ़ने का प्रयास करना है, जिससे कि आप यदि ऊंचे उठोगे, आपका इंस्टीट्यूशन ऊंचा उठेगा, आपका समाज ऊंचा उठेगा, साथ साथ ही राष्ट्र की प्रगति अपने आप हो जाएगी। व्यक्तियों से मिलकर ही राज्य बनता है। जो माता पिता संरक्षक है, वो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करेंगे। ये क्या है, हमारा लास्ट हमारा आर्टिकल है, लास्ट हमारा क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी है, जो कि 2002 में ऐड की गई थी। ठीक है, तो ये आपकी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, जिन्हें आपको बाय हार्ट याद करना होता है। हम देखते हैं एनसीईआरटीज वगैरह में भी ना, पहले या फिर आखिरी पेज पर आपको ये ड्यूटीज लिखी हुई मिल जाती है। क्यों इतनी स्टार्टिंग से ही, 7th 8th 9th 10th क्लास से ही, और इवन उससे पहले से भी आपको ये फंडामेंटल ड्यूटीज क्यों आपकी नजरों में डाली जाती है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इनको एनफोर्स भी नहीं करवाया जा सकता, इनको लेकर कोई कोर्ट में भी नहीं जा सकता। तो एक रास्ता क्या बचता है कि लोगों के दिमाग में बचपन से ये चीज डाल दो कि आपको फॉलो करना है, आपको अपने राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना है, आपको राष्ट्रीय गान का सम्मान करना है, आपको पब्लिक प्रॉपर्टी को सुरक्षित रखना है।
ठीक है। तो इस तरीके की विचार यदि बचपन से आपके मन में डाले जाएंगे तो आपके लिए चीजें फॉलो करना काफी आसान हो जाएगा, हमारे लिए चीजें फॉलो करना आसान हो जाएगा। अब महत्वपूर्ण तथ्य मौलिक कर्तव्य से जुड़े सुन लो एक बार। मूल कर्तव्य केवल भारत के नागरिकों के लिए है, विदेशियों के लिए नहीं। जहां पे हमने मौलिक अधिकार देखा था, नागरिक और विदेशी दोनों के लिए थे। जैसे कुछ अधिकार तो ऐसे थे जो केवल नागरिकों को मिले हुए हैं, कुछ अधिकार ऐसे थे जो नागरिक और विदेशी दोनों को मिले हुए हैं। 15, 16, 19, 29, 30 केवल नागरिकों के थे, बाकी वाले नागरिक और गैर नागरिक दोनों के लिए थे। लेकिन ये जो मूल कर्तव्य है ना, विदेशियों को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। उनको जरूरी नहीं है वो भारत के राष्ट्रगान का आदर करें, उनको जरूरी नहीं है कि वो पब्लिक मॉन्यूमेंट्स की रक्षा करें, जबकि यदि वो भारत में है तो उनका भी ये कर्तव्य होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, मूल कर्तव्य केवल भारत के नागरिकों के लिए है, विदेशियों के लिए नहीं। निदेशक तत्वों की तरह मूल कर्तव्य गैर न्यायोचित है, इनका पालन स्वेच्छा पर निर्भर है, इसके लिए कोई विधिक बाध्यता नहीं है। कोई आपसे नहीं कहेगा कि आपको ऐसा करना है, लेकिन आपका कर्तव्य बनता है आपको एक कि आप ये करो। लेकिन यदि सरकार ने कोई कानून बना दिया ना इसके लिए, जैसे मान लो कि आप राष्ट्रीय ध्वज का आप क्या कर रहे हो, अपमान कर रहे हो, तो ऐसा तो आप नहीं कर सकते। आपको तो लगेगा मैम यहाँ पे तो राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करने की बात लिखी है, लेकिन यदि कोई नहीं कर रहा तो उसको कोर्ट में भी नहीं ले जाया जा सकता क्योंकि ये गैर न्यायोचित है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि यदि कोई राष्ट्रीय ध्वज का अनादर कर रहा है, अपमान कर रहा है, तो उसको क्या किया जा सकता है, उसको पकड़ा जा सकता है, पुलिस पकड़ लेगी उसको, है ना। तो ऐसा किस लिए होता है, यदि इन जितने भी 11 मौलिक कर्तव्य हैं इस पर संसद के द्वारा कोई कानून निर्मित कर दिया। जैसे राष्ट्रीय ध्वज के लिए एक स्पेशल कानून बनाया गया है, हमारे नेशनल फ्लैग को किस तरीके से डील करना है, उसको किस तरीके से उसके साथ व्यवहार करना है, कब फहराना है, कब बैठाना है, तो ये सारी चीजें उसको यदि उसको क्या करना है, कोई फ्लैग क्या है खराब हो गया तो उसको डिकम्पोज किस तरीके से करना है, तो ये सारी चीजें उसमें बताई गई है, रूल्स हैं, तो आप उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। तो यदि कोई कानून बन गया तो कानून के तहत तो फिर आपको दंड दिया जा सकता है। लेकिन यदि इनसे रिलेटेड 11 फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कोई भी कानून नहीं बना है तो आपको फिर क्या करने की जरूरत नहीं है, उसको फॉलो करने की एज सच कोई विधिक बाध्यता नहीं है। लेकिन विधि बन जाती है, कानून बन जाता है तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। इन कर्तव्यों के अनुपालन में विफल होने पर दंड का आरोपण करने के लिए संसद विधि द्वारा दंड का विधान कर सकती है। ये हमने देख लिया, यदि संसद ने कोई कानून बना दिया तो आपको दंड भी दिया जा सकता है कि आप इन चीजों को फॉलो क्यों नहीं कर रहे। मौलिक कर्तव्यों को परमादेश द्वारा प्रभावी नहीं बनाया जा सकता, मतलब मौलिक कर्तव्यों के लिए रिट जारी नहीं की जा सकती। रिट किस लिए जारी की जाती है, मौलिक अधिकारों को एनफोर्स करने के लिए। यदि मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो रिट जारी करके उनको एनफोर्स करवाया जा सकता है, जिसमें एक रिट हमारी थी परमादेश, कि आदेश देते हैं कि आप ऐसा करो। कोर्ट आदेश देगा किसी व्यक्ति को कि मौलिक अधिकार का पालन करो, लेकिन यहाँ पे मौलिक कर्तव्य का पालन करो, ऐसी करके रिट यहाँ पे परमादेश की जारी नहीं की जा सकती। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, महत्वपूर्ण तथ्य हो गए रिगार्डिंग फंडामेंटल ड्यूटीज। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, फंडामेंटल ड्यूटीज का चैप्टर खत्म होता है। बहुत ही छोटा सा, बहुत ही प्यारा सा चैप्टर था, जिसमें जो स्टार्टिंग वाला पार्ट हमने डिस्कस किया ना, जो कि क्या है, ये वाला पार्ट जो हमने लिख के पढ़ा था, इससे मेजरली क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि यूएसएसआर से अडॉप्ट किए गए हैं टोटल कितनी ड्यूटीज है, 11 ड्यूटीज हैं, नॉन एनफोर्सेबल है, नॉन जस्टिसेबल है, संविधान में पहले वर्णित नहीं थे, मौलिक संविधान में वर्णित नहीं थे, 42वें अमेंडमेंट 1976 से ऐड किए गए हैं, किसकी सिफारिश पर ऐड किए गए हैं, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ऐड किए गए हैं। इनकी सिफारिश पर कितने ऐड किए गए थे, 10 मौलिक कर्तव्य ऐड किए गए थे। इन्होंने खुद कितने की सिफारिश की थी, इन्होंने 8 बताए थे। सरकार ने इसमें से कुछ हटा दिए और कुछ अपनी तरफ से ऐड करके टोटल 10 मौलिक कर्तव्यों को ऐड किया था। बाद में एक और ऐड करके 11 मौलिक कर्तव्य हमारे हो गए थे। तो यहाँ पे ये चीज हम लोगों ने देखी। इसके अलावा ये चीज जो है ये तो बेसिक है, ये लोग आप लोग देख सकते हो। पार्ट नंबर 4A में इसका क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। कौन से में दिए गए हैं, ये पार्ट नंबर 4A। ठीक है, इतना आप लोगों को मौलिक कर्तव्य से मेजरली याद रखना है। तो आज के सेशन में इतना ही है। आई होप आपको चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। अच्छी लगती है क्लास तो जरूर से इसको शेयर करना है अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब भी जरूर करना है। तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।